गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। हम सेंटेक्स में प्रोनाउन के रूल को आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 5 तक मैंने पहले वीडियो में बताया था, आज 6 से शुरू करेंगे। 6 नंबर रूल क्या है? जब किसी अन्य पर्सन प्रोनाउन या नाउन के साथ आई सब्जेक्ट के रूप में आए, इसके बाद आने वाला पॉजेसिव केस प्रोनाउन जो यूज होगा वो क्या होगा? आवर। ठीक, अब पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन। ठीक है, ये वाक्य मेरा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रमोद क्या है? नाउन, और आई क्या है? प्रोनाउन। प्रमोद के साथ आई जुड़कर क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। तो मैं यही रूल तो कह रहा है ना, जब किसी अन्य पर्सन के प्रोनाउन या नाउन के साथ आई सब्जेक्ट के रूप में आए, इसके बाद आने वाला पॉजिटिव केस प्रोनाउन आवर होता है। तो आई, प्रमोद और आई के लिए देखो, नाउन पॉजिटिव प्रोनाउन क्या आया? आवर आया है ना। ठीक, तो यहाँ नाउन की जगह कोई भी दूसरा प्रोनाउन लिख सकते हो। जैसे प्रमोद की जगह मैं लिख दूं यू। ठीक है, जब यू लिख दोगे तो आप अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। यू के अकॉर्डिंग योर लगाओ कि आई के अकॉर्डिंग आवर लगाओ। ठीक है, तो याद रखना, आई किसी भी के साथ, आई किसी भी पर्सन के प्रोनाउन के साथ आ जाए, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, या किसी प्रोनाउन के साथ आ जाए, तो पॉजिटिव केस आपको क्या लगाना है? आवर ही लगाना है। ठीक, एग्जाम में क्या करता है? यही आवर की जगह अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है, आवर की जगह योर दे देगा और आपसे पूछेगा वाक्य में गलती कहाँ है। गलती है ना, क्योंकि आई आया है सब्जेक्ट के रूप में, पॉजिटिव केस में आवर ही आएगा। तो योर की जगह क्या होना चाहिए? आवर होना चाहिए। ठीक, या जैसे यहाँ यू की जगह कोई नाउन अभी मैंने लिखा था ना, प्रमोद, जैसे प्रमोद दिया है, तो अब गलती कैसे करेगा? यहाँ आवर नहीं देगा, यहाँ दे देगा हिज, और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो। प्रमोद एंड आई शुड लर्न हिज लेसन, आपसे कहेगा सही करो। तो याद रखना, आई किसी भी प्रोनाउन या नाउन के साथ जब सब्जेक्ट बनता है, इसके बाद आने वाला पॉजिटिव केस हमेशा क्या होगा? आवर ही होगा। आपको हिज हटाकर क्या लिखना है? आवर, और आपका वाक्य हो जाएगा सही। चलो इसी में एक रूल और लगा है, वो भी देख लेते हैं। रूल यू वाला है। यदि यू किसी अन्य प्रोनाउन या नाउन के साथ आए, अन्य प्रोनाउन में आई को छोड़कर, ठीक है, अन्य प्रोनाउन में आई को छोड़कर, जब आई छोड़ दिए, हम फर्स्ट पर्सन छोड़ दिए, आई छोड़ दिए, तो बचा क्या? थर्ड पर्सन। तो यू जब जब थर्ड पर्सन के साथ आएगा, तो पॉजिटिव केस के लिए क्या यूज होगा? योर यूज होगा। आई को छोड़कर, आई सबको अपने में ढाल लेगा। आई के साथ जब भी कोई आएगा तो योर ही लगेगा। आई को छोड़कर यू और किसी के साथ आएगा, तो उसके लिए पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? योर। देख लो एग्जांपल, यू एंड रिया आर डूइंग दियर वर्क। बताओ वाक्य सही है? गलत है ना, क्योंकि देखो यू हमारा पहला सब्जेक्ट है, रिया क्या है? दूसरा सब्जेक्ट। तो अभी मैंने बताया ना, यू आई को छोड़कर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट बनेगा, तो बाद में आने वाला पॉजिटिव केस क्या होगा? हमेशा योर होगा। और मैंने क्या लिखा है? दियर। यही गलत है। आपको सही करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर क्या लगाना होगा? योर। अब आपका वाक्य क्या हो गया? सही। ठीक है, आई जब आएगा तो आपको पॉजिटिव केस योर लगाना है। आई छोड़ दो, यू के साथ अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन आया है आई को छोड़कर, तो उनके बाद पॉजिटिव केस क्या होगा? योर होगा। एग्जाम में यहां पर आवर नहीं देगा और यहां पर योर नहीं देगा, बाकी और कुछ दे देगा, तो आप उसको हटाकर ये लिख दोगे तो वाक्य सही हो जाएगा। चलते हैं अगले रूल पर।
अगला रूल है बेटा अगला रूल नंबर 7 ये है कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इनके बाद आने वाला पॉजेसिव केस का प्रोनाउन आवर होता है। ठीक है, अभी वही आई वाला रूल है ना, अभी मैंने बताया ना आई किसी के साथ आ जाएगा वो आवर ही लेगा। तो रूल है तो मैं बता देता हूं, फटाक से आप समझ जाओगे। ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन जैसे वाक्य आ जाए ही, सॉरी सेकंड पर्सन पहले लिखना है ना, यू ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। ठीक है, यही हमारा सही वाक्य है। देखो तीनों पर्सन के प्रोनाउन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ना आर के लिए। तो रूल भी यही कह रहा है, ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करें, इनके बाद वाला पॉजिटिव केस का प्रोनाउन क्या होगा, आवर होगा। अब यही आवर की जगह एग्जाम में क्या करेगा, फिर वही हिज हर दियर देयर कुछ भी लगा देगा, यहाँ मान लो दियर लगा देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करेगा। यहाँ पर दियर लगा देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, तो आप सही कर लेना। आई ही सॉरी यू ही एंड आई आर डूइंग दियर वर्क नहीं होगा, आवर वर्क होगा। यहाँ पर आप दियर हटा दो, क्या लगा दो, आवर, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा। चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर बेटा। अगला रूल है यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब समझ रहे हो, इज, एम, आर, वाज या वर का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, इससे एक ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, पहले मैं आपको एग्जांपल दूं तो अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे ऐसे वाक्य क्या होते हैं, जैसे इट से शुरू होते हैं, इट इज मी हु कैन हेल्प यू, ऐसे वाक्य एग्जाम में आ गया, ध्यान रखो। रूल क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इज एम आर के बाद तुरंत कोई अगर प्रोनाउन आया तो हमेशा किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब वो प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज जो होता है वही लिखा जाएगा। देखो इट इज के बाद तुरंत क्या आया, मी क्या है ये बेटा मी, हम सब्जेक्ट के रूप में आई लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में मी लगाते हैं ना, तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये वाक्य हमारा गलत है, इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये लिखना होगा इट इज आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, हु कैन हेल्प यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रूल यही है कि जब किसी टू बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन बनता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ये वाला सही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता। ठीक, इस केवल इतना ही है, इसकी हिंदी होती है मैं हूं,
बहुत ट्रांसलेशन पूछा जाता है कि मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आई एम नहीं होता, इट इज आई होता है। मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा, इट इज आई। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को एक कहते सुनोगे, हे इट्स मी, चलन में है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग वो क्या है, गलत है। ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज आई, ये सही है। क्योंकि इज एम आर वॉज वर का कोई भी नाउन अगर कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो हमेशा किस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे इट वॉज देम हु स्टोल द मनी, ऐसे एग्जाम में देगा और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो। देखो गलती है ना, वाज के बाद क्या आया, देम। देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, इसको किस में बदलना है, सब्जेक्टिव केस में हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में सही वाक्य क्या होगा, इट वॉज देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। ठीक है, इट वॉज दे हु स्टोल द मनी, ये हो गया हमारा वाक्य सही, ये गलत था। ठीक है, तो रूल समझ में आया। जब इज एम आर के बाद कोई भी प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन आता है तो हमेशा किस में होगा, वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन भी मैंने बता दिया, याद रखना। मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होता है, इट इज आई। और यही एक वाक्य है जिसमें आई के साथ इज लगता है, ये भी याद रखना। कभी कभी पूछते हैं कोई एक वाक्य बताओ जिसमें आई के साथ इज लगता है, तो यही एक वाक्य है जिसमें आई के साथ क्या लगेगा, इज। अभी मैंने लिखा था ना, इट इज आई। चलो हम चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल हमारा कहता है बेटा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है कि ईच अदर, दो लोगों के लिए उपयोग होता है, तथा वन अनदर, वन अनदर, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा सिंपल सा है लेकिन आपको फंसा देता है। चलो देख लो एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में देगा रवि एंड रोहन रेस्पेक्ट वन एनदर। ठीक है, और आपसे कहेगा सही करने के लिए। अगर आपको रूल पता नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सही नहीं कर पाओगे। रूल क्या है कि वन एनदर किसके लिए यूज होता है, दो से अधिक लोगों के लिए। और हमारे पास लोग कितने हैं, केवल दो हैं, रोहन एंड रवि। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ईच अदर होना चाहिए था, और लिखा क्या है, वन एनदर। एग्जाम में ऐसे करेगा, जहां ईच अदर लगाना, जहां दो आदमी रहेंगे वहां वन अनदर लगा के दे देगा। अब सही करना है तो क्या करना है, इसको सही कर लो। सही करने के लिए क्या करना होगा आपको, ईच अदर, और ये हो गया हमारा वाक्य सही। अब एक वन अनदर वाला एग्जांपल देख लो। एक वन अनदर वाला एग्जांपल देख लो, ये देख लो, दीज चिल्ड्रेन are, these children love each other। एग्जाम में ऐसे देगा, दीज चिल्ड्रन लव ईच अदर। अब यहां देखो दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, कंफर्म नहीं है कि दो ही बच्चे हैं कि दो से ज्यादा है, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां बिल्कुल कंफर्म था कि दो लोग थे,
ईच अदर लगा, लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं है कि दो लोग नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा हमको क्या लगाना है, वन अनदर लगाना है, और वाक्य में क्या लगा है, ईच अदर। ऐसे एग्जाम में देगा, आपको पूछेगा गलती कहाँ है, तो गलती कहाँ है, यही ईच अदर हटाकर क्या लगा दो, वन अनदर, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वन अनदर। ये हो गया हमारा वाक्य सही। ईच अदर दो लोगों के लिए, और दो से अधिक लोगों के लिए क्या यूज होगा, वन अनदर। याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछता है। चलते हैं अगले रूल पर। इन दोनों प्रोनाउन का नाम है बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर ना, इन दोनों का नाम क्या है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक, ये 10वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। 10वां रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये है कि किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे हु हुआ, विच हुआ, दैट हुआ। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। चलो हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम में ऐसे आएगा, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। ठीक है, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब चलो देखो, पहले मैं बता दूं वाक्य में गलती कहां है, फिर उसको सही कैसे करोगे। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। चलो सबसे पहले देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन कर लो बेटा, या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। देखो हु यहाँ है ना, अब हु के बाद क्या आया है, इज, और इज को किसके अकॉर्डिंग लगाना होता है, हु के पहले आए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो आई आया है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, यही गलती है। यहाँ पर इज की जरूरत नहीं, यहाँ किसकी जरूरत है, एम की। यहाँ हमने एम लगा दिया और हमारा वाक्य क्या हो गया, सही। यही ध्यान रखना है, किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको लगानी है। अगर ये यहाँ पर नाउन प्लूरल होता तो ये वर्ब भी प्लूरल होती, यहाँ पर अगर नाउन सिंगुलर होता तो ये वर्ब भी सिंगुलर होती। यहाँ पर आई था तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और मैंने क्या लगाया था, इज लगा के एग्जाम में भी देगा। आपको सही करने के लिए क्या करना होगा, इज को हटाकर क्या लगाना होगा, एम, क्योंकि मैंने आपको रूल लिखा ही दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज ब्रोकन द चेयर। ठीक है, यह उन लड़कों में से एक लड़का है जिसने कुर्सी तोड़ी है। चलो ठीक है, देखते हैं वाक्य सही या गलत। सबसे पहले क्या करो, रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढो। देखो हु आ गया ना, अब हु के बाद क्या आया, हैज, किसके अकॉर्डिंग आना था, हु के पहले आया नाउन के अकॉर्डिंग। देखो बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है ना, तो प्लूरल बॉयज है, तो प्लूरल नाउन के लिए हैज लगता है कि हैव लगता है, हैव लगता है ना।
और मैंने क्या लगा रखा है, ये वाक्य क्या है हमारा गलत। सही करना है तो हमको क्या करना होगा, हैज को हटाकर इसकी जगह क्या लगा दो, हैव। अब हमारा वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। तो एग्जाम में हैज लगा के देगा। रूल आपको याद हो गया ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। चलो हम चलते हैं अगले रूल पर। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 11, इसमें कई रूल में मर्ज कर देता हूं। ठीक है, इसमें मैं कई रूल मर्ज कर देता हूं क्योंकि एक एक करके लिखूंगा तो बहुत समझ आएगा। रूल नंबर 11 में मैं आपको बता दूं, हु का प्रयोग किसके लिए करना है, सॉरी, हु, हुम और हुज, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करना है, मनुष्य के लिए। और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मतलब जिनको सजीव मान लिया जाए कभी कभी। चलो अब विच का प्रयोग किसके लिए करना है, वस्तु या जानवर के लिए। दैट का प्रयोग किसके लिए करना है, वस्तु तथा व्यक्ति दोनों के लिए। ठीक है, यही सारे रूल का सार है। मतलब आपको हु, हुम और हुच इसके लिए यूज करना है, मनुष्य के लिए केवल, या कभी कभी कुछ निर्जीव चीजों को सजीव मान लिया जाएगा तो उनके लिए। हु किसके स्थान पर यूज होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। हुम किसके स्थान पर यूज होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और हुच किसके लिए लगेगा, पॉजेसिव केस के लिए लगेगा। ठीक है, तो इसका यूज आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये सारे मनुष्य के लिए यूज होंगे, ये सारे वस्तु या जानवर के लिए, और दैट दोनों के लिए। इसका तो रूल अलग है, मैं इसको बताऊंगा। अब क्वेश्चन बनता कहां से, क्वेश्चन बनता है इन्हीं दो से। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे मैंने लिखा द हॉर्स whom I bought had died। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम में देगा द हॉर्स whom I bought had died, घोड़ा जिसे मैंने खरीदा था वो मर गया। देखो गलत है ना ये वाक्य, हॉर्स क्या है, जानवर, और उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, whom। ये वाक्य गलत हो गया। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगना चाहिए था बेटा, जानवर के लिए क्या लगता है, विच। तो एग्जाम में ऐसे देगा, मनुष्य वाला लगा के दे देगा और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो। तो वाक्य सही करना होगा तो यहाँ पर हूं हटाकर क्या लगाना होगा बेटा, विच, और ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द कैमरा who I bought is very cheap। फिर से देखो, कैमरा क्या है, एक वस्तु है, और उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। गलत हो गया ना, हु किसके लिए लगता है, मनुष्य के लिए लगता है ना। तो यहाँ पर हु की जगह क्या होना चाहिए, वस्तु के लिए क्या होता है, विच होता है। तो हम क्या लगा देंगे, विच, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। एग्जाम में हु, हुम या हुज में से कोई एक लगा के देगा और आपको पूछेगा वाक्य गलत कहां है। चलो एक मनुष्य वाला कैसे गलती करेगा उसको भी देख लो। ऐसे दे देगा द बॉय विच इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। ठीक है, अब देखो द बॉय क्या है, मनुष्य ना, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, विच। ये गलती हो गई, एग्जाम में ऐसे देगा। ठीक है, मनुष्य के लिए जानवर वाला लगा देगा, जानवर के लिए मनुष्य वाला लगा देगा, तो ध्यान रखना। अब इसको सही करना है तो यहाँ पर क्या लगाना होगा, विच की जगह क्या लगाना होगा,
हु लगाना होगा और ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही। अच्छा, आपको कंफ्यूजन है कि आप हु कहाँ लगाओगे, हुज कहाँ लगाओगे और होम कहाँ लगाओगे। देखो, जब जब रेडी प्रोनाउन के बाद वर्ब आए, इज, एम, आर, वाज, वर, तो आपको क्या लगाना है, हु लगाना है। कोई प्रोनाउन आएगा तो हुम लगाना है, और कोई नाउन आएगा तो क्या लगाना है, हुज लगाना है। कोई प्रोनाउन आएगा तो हुम लगाइएगा, और कोई नाउन आएगा तो हुज, और कोई वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, हु लगेगा। ठीक, चलो अब हम चलते हैं बेटा, इसी में मैंने 4 रूल आपको बता दिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं बेटा रूल नंबर 15 पर। रूल नंबर 15 मजेदार है। रूल नंबर 15 क्या है, पढ़ने में थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन हम कर लेते हैं। जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच आए, सेम या सच आए, तो रिलेटिव प्रोनाउन एज, तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग होता है। ठीक है, बड़ा मजेदार रूल है, आप देख लो, अच्छा भी है। एंटीसीडेंट मैं आपको बता दूंगा। एंटीसीडेंट मतलब वही रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन, उसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं तब हम आपको अच्छे समझा पाएंगे। एग्जाम में गलत ऐसे देगा, दिस इज द, सॉरी, दिस इज द सेम वॉच, सेम वॉच विच आई गेव यू। ठीक है, एग्जाम में ऐसे देगा, दिस इज द सेम वॉच विच आई गेव यू। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, विच। अब विच का एंटीसीडेंट क्या है, कौन सा नाउन है, वॉच। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन को क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, जिसकी हिंदी होती है पूर्ववर्ती। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले क्या है, नाउन। अब आपका रूल क्या कह रहा है, जब एंटीसीडेंट के पहले सेम या सच आए, तो यहां पर देखो वॉच के पहले क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब रूल क्या कहता है, तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग होगा। जब सेम आया, नाउन आया ना, तब यहाँ विच, हुज या हु या हुम किसी की जरूरत नहीं है। सबके लिए, सबके स्थान पर क्या यूज होगा, एज, और यहां पर आप एज लगा दोगे और आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, जब सेम या सच आए उसके बाद नाउन आए, उसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, एज होगा, और किसी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बेटा विच लगा के देगा, देखो एज पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन विच एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन विच क्या है, गलत है। विच हम हटाएंगे, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, सच बॉयज हु आर केयरलेस सफर इन लाइफ। ठीक है, सच बॉयज हु आर केयरलेस, देखो हु क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके ठीक पहले उसका एंटीसीडेंट क्या है, बॉयज, और बॉय के पहले क्या आ गया, सच आ गया। तो अब मामला गड़बड़ हो गया ना। जब सच या सेम आए उसके बाद नाउन आए, तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, एज होगा। चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु, उससे कोई मतलब नहीं। देखो यहाँ पर वस्तु थी, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति, फिर भी ये हु लगाना गलत है। इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। सच बॉयज आर केयर, सच बॉयज एज आर केयरलेस सफर इन लाइफ। कुछ लड़के
जो लापरवाह होते हैं वो अपने जीवन में परेशानियां झेलते हैं। ठीक है, तो बेटा आज इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। बस आपका 4-5 रूल और बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता के मैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन खत्म कर दूंगा। आप लोग वीडियो देखा करो बेटा, मैं आपके लिए परेशान हूँ। हो सकता है मैं क्लास में यहाँ तक ना पहुंच पाऊं, तो देख लोगे वहां एग्जाम में सुना सुना लगेगा, नहीं तो सब सुना सुना लगेगा। और वैसे भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव टू read this rule. You have to you cannot save your skin beta. You have to face these rules in your English syllabus. Okay, thank you beta. Good night, take care.